Good day, everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 8, which is scientific method. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel, Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। हम साइंटिफिक मेथड के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग्स पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, hypothesis, deduction, experiments and results, and theory and law. Are you ready? So, let's get started. Scientific method. Scientists take specific steps for doing scientific work or research. Scientists research या साइंटिफिक वर्क करने के लिए कुछ खास स्टेप्स को फॉलो करते हैं। These steps are called the scientific method. उन खास स्टेप्स को हम साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। For biological research, these steps are called biological method. जब ये सारे के सारे स्टेप बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं तो हम इन्हें बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। The following steps are involved in scientific method. जो ये आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व होते हैं। तो साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसके अगेंस्ट हम पूरी रिसर्च को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। फिर हम उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे। उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस की बेस पर डिडक्शंस बनती हैं। डिडक्शंस की बेस पर फिर एक्सपेरिमेंट्स सेट होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये 6 स्टेप्स साइंटिफिक मेथड के अंडर आते हैं। इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। जितने भी साइंस की ब्रांचेस हैं, चाहे वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या कुछ और, हर ब्रांच में, हर फील्ड में नई चीजें हर दिन डिस्कवर होती हैं। एंड ओल्ड थीरीज आर मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड विद बेटर वंस। जो पुरानी थीरीज होती हैं या तो उन्हीं को मॉडिफाई किया जाता है या उन्हें रिप्लेस किया जाता है किसी बेहतर थीरी के साथ। गॉट माई पॉइंट? अब ये जो मुश्किल मुश्किल नाम है, इन्हें देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आपको साइंटिफिक मेथड की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जो अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन को प्रिसाइज और एक्यूरेट करके लिख दिया है। आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। द बायोलॉजिकल मेथड इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल मेथड वो तरीकेकार है जिसमें हम जानदारों को एक खास तरीके से स्टडी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। इस खास तरीकेकार में ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं। फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, हम तजुर्बात करते हैं। कलेक्टिंग डाटा, उन तजुर्बात की बुनियाद पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और हम नताइज अखज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए। तो लर्नर्स, इतने ही पैरा के अंदर आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ बायोलॉजिकल मेथड। या फिर इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ साइंटिफिक मेथड। सवाल को पूछने के दो तरीकेकार हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में आप जवाब देंगे देयर आर 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ साइंटिफिक मेथड। एक साइंटिफिक मेथड या एक बायोलॉजिकल मेथड में 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर, फिर आप इन स्टेप्स के नाम लिखेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक
प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट। आप इसको अपनी बुक पे मार्क कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। द नेक्स्ट वन इज recognition of a problem. The first step involves identifying and defining a scientific problem that scientists want to investigate. एक साइंटिफिक मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसके अगेंस्ट साइंटिस्ट पूरी की पूरी रिसर्च करता है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। Such problem is either asked by someone or comes in biologist mind by himself. वो प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, या तो कोई उस बायोलॉजिस्ट से पूछेगा उस प्रॉब्लम के बारे में, या वो प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट के अपने ही दिमाग में खुद ब खुद आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट नोटिसेस दैट प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल। जैसे कि बायोलॉजिस्ट नोटिस करता है एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स उग रहे हैं, लेकिन उन प्लांट्स की जो हाइट है वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा है। What factors are responsible for the increased growth of these plants? अब एक बायोलॉजिस्ट सोच सकता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं और प्लांट्स की हाइट नॉर्मल से ज्यादा हो रही है। This problem becomes the starting point for a scientific inquiry. Might be possible ये साइंटिस्ट को प्रॉब्लम लगे, ये बात पूरी की पूरी रिसर्च की बेस बन सकती है। The next step is observation. Scientists make observations about the problem. अब क्या होगा जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसी एरिया में जो प्लांट्स की हाइट है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रही है। अब साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करने के लिए अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम सबको पता है अल्लाह ताला ने हम सबको 5 सेंसेस दी हैं। सेंस ऑफ साइट, sense of hearing, sense of smelling, sense of taste and sense of touch. देखने की सेंस, सुनने की, सूंघने की, चखने की और छूने की सलाहियत अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है। They also read and study the previous researches on the same or related problems. ऑब्जर्वेशन के अलावा साइंटिस्ट एक और काम करते हैं। साइंटिस्ट देखते हैं आया के पहले रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम पर बात की है। वो तलाश करते हैं, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में जाकर रिसर्च पेपर तलाश करते हैं। आजकल तो और भी आसान हो गया है, इंटरनेट पर हर चीज आपको मिल जाती है। तो वो पिछली रिसर्च को स्टडी करेंगे कि आया के रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम पर बात की है या नहीं। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशंस दो तरह की हो सकती हैं, या तो क्वालिटेटिव होंगी या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिन्हें हम नंबर्स की सूरत में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि कलर, टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, किसी भी फूल का रंग या उसका टेक्सचर। द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा दैट can be expressed in terms of quantity. Quantitative observations में शामिल होती हैं मेजरमेंट्स या न्यूमेरिकल डाटा जिसे हम नंबर की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, के एक दरख्त पर कितने बर्ड्स बैठे हैं। ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकती है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक दरख्त पर कितने बर्ड्स बैठे हैं और हम उन्हें काउंट कर लें। Quantitative observations are more accurate than qualitative. Quantitative observation qualitative observation की निस्बत ज्यादा accurate होती हैं because quantitative observations are invariable. क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इनवेरिएबल होती है। इनवेरिएबल का मतलब होता है जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। जैसे अभी हमने बात की एक दरख्त पर
परिंदों की तादाद, अगर एक दरख्त पर 10 परिंदे बैठे हैं, वो जो 10 नंबर है वो क्वांटिटी है और क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। Measurable and can be recorded in terms of numbers. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मैयर कर सकते हैं और इन्हें नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क है? जब भी डिफरेंशिएट का लफ्ज आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक खास तरीकेकार होता है। आइए उसे देखते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए जो डिफरेंशिएट से स्टार्ट हो रहा हो और दो चीजों का कंपैरिजन करने का बोल रहा हो, तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम क्या करेंगे? हम एक पेपर के मिडल में लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हेडिंग्स लिखेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, देन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। Qualitative observation involves observations that cannot be measured with numbers. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में वो ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं जिन्हें हम नंबर की सूरत में मैयर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में होता ही न्यूमेरिकल डाटा है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस are less accurate because they are not measurable. Qualitative observations less accurate होते हैं क्योंकि हम उन्हें measure नहीं कर सकते। Quantitative observations are more accurate because they are measurable and recordable. Quantitative observations ज्यादा एक्यूरेट होती हैं क्योंकि हम उन्हें मैयर कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन सेंसेस लाइक साइट, टच, etc. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स एंड न्यूमेरिकल डाटा। जब भी हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, या तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं या फिर न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल है कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल है नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। आई होप सो अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो आप पूरे मार्क्स हासिल करेंगे। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। द नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस। On the basis of observations, scientists develop a statement that may prove the answer of the scientific problem under study. Observation की बुनियाद पर साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जो उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को आंसर कर रही होती है। Such tentative answer of scientific problem is called hypothesis. तो इस टेम्पोरेरी आंसर को हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। साइंटिस्ट में मेक हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। साइंटिस्ट किसी एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं। अ हाइपोथेसिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक हाइपोथेसिस की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं। इट इज अ प्रोपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें उस प्रॉब्लम का जिक्र हो। ये ना हो कि प्रॉब्लम कोई और है और हम बात किसी और चीज की कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम हो हाइपोथेसिस में उसी प्रॉब्लम की बात होनी चाहिए। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। जो हमने ऑब्जर्वेशंस की है, हाइपोथेसिस उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर ही बननी चाहिए। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट हम एक्सपेरिमेंट्स बना सकें। ये ना हो कि कोई ऐसी बात कर दी जाए जिसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट ही कंडक्ट ना हो सके। तो हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट्स हो सके। देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस। ऐसे तरीकेकार होने चाहिए कि हम उस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव भी कर सकें, क्योंकि हर हाइपोथेसिस सही साबित नहीं हो सकती। हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जब हम एक्सपेरिमेंट्स सेटअप करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स बताते हैं कि ये हाइपोथेसिस दुरुस्त है
या नहीं? तो लर्नर्स यहाँ पर भी आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन हाइपोथेसिस एंड गिव एग्जांपल। हाइपोथेसिस की तारीफ करें और एग्जांपल दें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम्पल का नहीं पूछा गया, आपने फिर भी एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर एग्जाम्पल ना लिखने पर आपके नंबर काट सकता है। अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर टू अ साइंटिफिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। हाइपोथेसिस एक टेम्पोरेरी आंसर है जो ऑब्जर्वेशन की बेस पर उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को आंसर करता है। इट इज अ proposed स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉपर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिख दी है, ये आप नोट कर लें। एग्जाम्पल देना जरूरी है। हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल, लीफ डिस्कलरेशन एंड stunted growth in a plant are caused by a deficiency of iron in the soil। हो सकता है एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की हो और उसकी बेस पर उसने एक हाइपोथेसिस बनाई, पत्तों में हरा रंग गायब हो जाता है। लीफ डिस्कलरेशन का मतलब होता है किसी पौधे के पत्तों में हरे रंग की कमी यानी डिस्कलर होना और ग्रोथ का रुकना मिट्टी में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की क्या खसूसियात होनी चाहिए? तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लें। हाइपोथेसिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये चार की चार हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज डिडक्शन। साइंटिस्ट develop logical results from their hypothesis। hypothesis की बेस पर साइंटिस्ट लॉजिकल रिजल्ट्स डेवलप करते हैं। such logical results of hypothesis are called deductions। उन लॉजिक बेस्ड रिजल्ट्स को हम डिडक्शंस का नाम देते हैं। यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। डिडक्शंस में हम इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि अगर हाइपोथेसिस सही साबित होती है, देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट्स होंगे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हाइपोथेसिस लीफ डिस्कलरेशन and stunted growth in a plant are caused by a deficiency of iron in the soil। किसी पौधे के पत्तों में हरे रंग की कमी यानी डिसकलर होना और ग्रोथ का रुकना मिट्टी में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये एक साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाई थी। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट साइंटिस्ट डिडक्शंस बनाते हैं, जिन्हें हम लॉजिकल रिजल्ट्स भी कहते हैं। इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम्स। अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से पौधों में डिस्कलरेशन आ रही है, यानी प्रॉपर ग्रीन कलर नहीं आ रहा और उनकी ग्रोथ भी रुक रही है, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। अगर हम मिट्टी के अंदर आयरन को ऐड करते हैं तो पत्तों का प्रॉपर कलर भी आएगा और उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये लॉजिकल रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम डिडक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाट आर डिडक्शंस, गिव एग्जांपल। डिडक्शंस क्या होती हैं, मिसाल दें। अगर आपसे एग्जाम्पल का ना भी पूछा जाए तब भी आपने एग्जाम्पल देनी है। डिडक्शंस आर लॉजिकल रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम अ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस वो लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं या वो नताइज होते हैं जो हाइपोथेसिस की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। They usually follow an if then pattern। ये लॉजिकल रिजल्ट्स if और then के पैटर्न को फॉलो करते हैं। Deductions help scientists predict what will happen if the hypothesis is true। Deductions साइंटिस्ट को प्रिडिक्शन करने में हेल्प करती हैं अगर
हाइपोथेसिस सही साबित हुई तो क्या होना चाहिए? गॉट माई पॉइंट? एग्जाम्पल देना जरूरी है। ये सेम एग्जाम्पल वही है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट्स। It is the most basic step of scientific method. Experiments किसी भी scientific method का एक important step होता है। Scientists perform experiments to test all hypotheses. Scientists experiments perform करते हैं ताकि वो hypothesis को test कर सकें। In a successful experiment, one hypothesis is proved correct and the alternate hypotheses are proved incorrect. जब भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं वो कभी भी एक हाइपोथेसिस नहीं बनाते, वो 3 से 4 हाइपोथेसिस या कम से कम 2 हाइपोथेसिस जरूर बनाते हैं। जब एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होते हैं तो एक हाइपोथेसिस सही साबित होती है और दूसरी गलत साबित होती है। और जरूरी नहीं है कि दोनों ही सही साबित हो और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों ही गलत हो जाएं या दोनों ही सही हो जाएं। कुछ भी नतीजा आ सकता है। ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं एक्सपेरिमेंट्स पर। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड। जो हाइपोथेसिस गलत साबित होती है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो सही साबित होती है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट की बेस पर प्रूव हुई है, ठीक साबित हुई है, उसकी बुनियाद पर साइंटिस्ट मजीद डिडक्शंस बनाते हैं। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। फिर उन नई डिडक्शंस की बेस पर दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं और ये कंफर्म किया जाता है कि हाइपोथेसिस वाकई दुरुस्त है या पहली दफा तुक्का लग गया था। गॉट माई पॉइंट? जब भी हम बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देते हैं और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप का। When scientists do experiments, they arrange 2 settings. जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं वो हमेशा 2 सेटिंग्स को अरेंज करते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक ग्रुप को नाम दिया जाता है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। उस ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। एंड द अदर इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को हम कंट्रोल ग्रुप का नाम देते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। मिसाल के तौर पर हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं जिस पे हम देखना चाहते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जरूरी है या नहीं। यू विल अरेंज 2 सिमिलर प्लांट्स। हम क्या करेंगे, हम 2 एक जैसे पौधे लेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। हम एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। जिस पौधे को नहीं देंगे वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू अदर प्लांट, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे वो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत का पता चल जाएगा किस तरह से, जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी और कंट्रोल ग्रुप में हो रही होगी। हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जरूरी है। जब एक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिलेगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। तो लर्नर्स, यहाँ पर आपके लिए एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप? कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या फर्क है? जब भी पेपर में या क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन का लफ्ज देखें और आगे 2 चीजें आपको पूछी गई हो, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आपने पेपर के बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उनका कंपैरिजन करना है। एक साइड पर हम लिखेंगे कंट्रोल ग्रुप, दूसरी साइड पर लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल ग्रुप,
दिस ग्रुप इज गिवन द फैक्टर बीइंग टेस्टेड। जो भी फैक्टर हम टेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल ग्रुप को फ्री हैंड होता है, उसको सब फैक्टर्स दे रहे होते हैं हम। जैसे फोटोसिंथेसिस वाले एक्सपेरिमेंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दिस ग्रुप डिड नॉट रिसीव द फैक्टर बीइंग टेस्टेड। वो फैक्टर जो हम टेस्ट कर रहे थे वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नहीं देंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाले एक्सपेरिमेंट में हम टेस्ट कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को। इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। कंट्रोल ग्रुप को स्टैंडर्ड कहा जाता है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम असरात को ऑब्जर्व कर सकें। कंडीशंस आर केप्ट नॉर्मल। कंट्रोल ग्रुप के लिए हम तमाम कंडीशंस को नॉर्मल रखते हैं, जबकि वन कंडीशन इज चेंज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। जबकि हम एक कंडीशन चेंज कर देते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। फोटोसिंथेसिस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाले फैक्टर को खत्म कर दिया था, हमने पौधे को दी ही नहीं थी। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। अब एग्जाम्पल आ गया जी, टू टेस्ट वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी पौधे के लिए जरूरी है या नहीं। तो बड़ी बड़ी लैब्स में रिसर्चर्स इस तरह का सेटअप बनाते हैं। सेम ग्लास कंटेनर्स लिए हैं। एक सेटिंग में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं जाने देना। बाहर की ओपनिंग में हम यहाँ पे रखेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। इन केस अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बच के अंदर भी आ जाती है तो हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखेंगे जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। पौधे के पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी। जबकि दूसरी सेटिंग में हम यहाँ से ओपनिंग भी क्लियर रखेंगे। यहाँ से हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है। तो जिस पौधे के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ये कंट्रोल ग्रुप है, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमने इलिमिनेट कर दी है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस चेक कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप, अ प्लांट दैट इज गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। कंट्रोल ग्रुप को हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अ सिमिलर प्लांट दैट इज नॉट गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। सेम पौधा है लेकिन हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे। इफ फोटोसिंथेसिस occurs only in the control group, it proves that carbon dioxide is necessary. फोटोसिंथेसिस कंट्रोल ग्रुप में हो रही है लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं हो रही। इट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए इंतहाई जरूरी है। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs की PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल फ्री में हासिल करें। The last one is results. Scientists gather data from their experiments. Experiments से scientists data हासिल करते हैं। They use statistical analysis and graphs etc. वो statistical analysis इस्तेमाल करते हैं, वो ग्राफ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकें। साइंटिस्ट also include a list of all the references in the summary to acknowledge the sources of information. साइंटिस्ट समरी में रेफरेंसेस को ऐड करते हैं ताकि वो बता सके उन्होंने जो डाटा हासिल किया है वो किस सोर्स से हासिल किया है। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन स्पेसिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। साइंटिस्ट मखसूस जर्नल्स और किताबों में अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं। They also share the findings with other scientists. वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं। For this purpose, they create a scientific report and give presentation in national and international meetings and seminars.
इस मकसद के लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और उस प्रेजेंटेशन को वो नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रेजेंट करते हैं। ये एक जरूरी स्टेप है। जब तक ये काम नहीं होंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा आपने क्या काम किया है। द नेक्स्ट वन इज theory and law. When experiments prove a hypothesis correct, जब एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर एक हाइपोथेसिस सही साबित हो जाती है, साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट उस प्रूव्ड हाइपोथेसिस की बेस पर मजीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। When new hypotheses are again proved by experiments, the original hypothesis becomes a theory. जब उन नई हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स सेट किए जाते हैं और वो हाइपोथेसिस सही साबित होती हैं तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. एक थ्योरी को मुख्तलिफ रिसर्चर्स बार बार टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द theory of evolution explains how species change over time through natural selection. जैसे हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो स्पीशीज हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए इवॉल्व होती हैं। ये एक थ्योरी है। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द theories by doing experiments. अब साइंटिस्ट को यहाँ पे भी चैन नहीं आया, वो थ्योरी को भी बार बार टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स सेटअप करके। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसअप्रूव द थ्योरी। साइंटिस्ट अपनी जान लगा देंगे कि वो थ्योरी को गलत साबित कर दें। इफ अ थ्योरी इज प्रूव्ड again and again by experiments, it becomes a law or principle. अगर एक थ्योरी को बार बार प्रूव किया जाए और वो सही साबित हो जाए तो वो थ्योरी लॉ बन जाती है। A scientific law is a uniform or constant fact of nature. Scientific law एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हकीकत है नेचर की। The examples of biological laws are Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance. बायोलॉजी में आपको लॉज बहुत कम देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है हार्डे वाइनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लर्नर्स, आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके जरिए साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्दो हमने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए, आपने ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। जब भी आपको किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बेस पर हाइपोथेसिस बनती है, फिर डिडक्शंस बनती हैं इफ और देन का इस्तेमाल होकर, जो कि लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं। फिर हम एक्सपेरिमेंट्स सेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में दो ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इस सारे काम को आप रिपोर्ट करते हो, फिर आप फर्दर टेस्टिंग करते हैं, फिर थ्योरी बन जाती है और थ्योरी मजीद टेस्टिंग के बाद लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। गुड लक एवरीवन।